वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम रज़ा साहब से जानते हैं। नदीम रज़ा साहब, जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी एक क्वेश्चन छोड़ा था, सीज़ फायर के अनाउंसमेंट में हमने देखा कि कोई टाइम लिमिट नहीं थी। पिछली दफ़ा 2 वीक्स थे, अब की दफ़ा अनलिमिटेड टाइम है। एक तो इसको किस एंगल में देख रहे हैं, दूसरे जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि तैयारियां दोनों साइड से अपने अरूज पर हैं, तीसरा दोनों मुज़ाकरात की टेबल पे उस तरह से बैठ नहीं रहे। मतलब अमेरिका तो तैयार है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से थ्रेटनिंग पोजीशन लेके टेबल टॉक करना चाह रहा है, ईरान उस पोजीशन में नहीं आना चाह रहा और वो उसको वो पोजीशन देना भी नहीं चाह रहा अमेरिका को। अब सूरत हाल में ट्रम्प साहब जिस अजम्पशंस पे चल रहे हैं, जिस तरह की वो ट्वीट्स दाग रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उनके ख्याल में उनका जो मीडिया है, CNN है या दूसरे सारे चैनल्स हैं, वो सारे झूठ बोल रहे हैं उनके मुताबिक, क्योंकि ये सारा सच रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि अमेरिका हार गया है, अमेरिका इस टाइम लूजिंग पोजीशन में है। लेकिन उनके नज़दीक सिर्फ जो वो कह रहे हैं वो सही है। ऐसी अजम्पशंस के साथ क्या कोई खुदा न खास्ता मामलात अगर सेटल्ड नहीं होते तो नई जंग छिड़ सकती है? आप देख रहे हैं। देखिए, ये तो आपने खुद ने बताया कि दोनों जाने से तैयारियां मौजूद हैं और जंग में जो सबसे पहली शिकस्त हुआ करती है वो ऐसे सच की पहली शिकस्त होती है और अभी भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। अच्छा, रही बात ये कि इस दफ़ा कोई डेडलाइन नहीं दी है ट्रम्प ने, क्योंकि ट्रम्प को पता है पूरे अगर ये 45-50 दिन में अगर आप देखेंगे रोज़ाना उठता है एक बयान आता है तो उसकी तरदीद आती है ना। तो जो ट्रम्प का नाम भी समझे अगर यू टर्न रख दिया जाए तो मैं समझता हूँ उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये उसकी अकास करता है यू टर्न, उनकी शख्सियत। डोनाल्ड ट्रम्प की बजाय यू ट्रम्प रख देते हैं। बिल्कुल, उनका जो ना यही बनता है, क्योंकि देखें उन्होंने पहले तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का नाम भी ट्रम्प हुर्मुज़ कर दिया था। यानी इतने इन्हें ग्रीड उनको है किसी भी तरह से कि वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। ट्रम्प ने जैसे बात हो रही थी उनके साथ सारे के सारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल इस्टेट वाले जो इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो भी इनके स्टेटमेंट्स आते हैं उससे पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग कर ली जाती है एक स्टेटमेंट के ऊपर। और फिर जो रही बात है, वापस आते हैं जंग इसके ऊपर, जंग के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर। देखिए, ईरान किसी भी तौर पर अमेरिका की चालबाजी में नहीं आएगा। ख्वाह कई ममालिक, दोस्त ममालिक उनको कह रहे हैं किसी तरह से मुज़ाकरात कर ले, लेकिन वो नहीं करेगा। उसकी वजह है कि ईरान ने, जब सब कह रहे हैं कि 47 साल से वो जंग की तैयारी कर रहा था, जंग की तैयारी कैसे कर रहा था, ये भी एक साइंस है जो कहता है मज़ाहमत का महवर ईरान है। जो उसकी मज़ाहमत की जो विंग्स उसके हैं वो हमास आप देखें, हिज़्बुल्लाह आप देख लें, इसी तरह से इराक़ के अंदर शाबी वो हैं और फिर ये यमन में हुसीज़ हैं। इनकी जो लड़ाइयाँ मुसलसल चल रही हैं। देखिए, यमन के जो हुसी हैं वो 2015 से मुसलसल वो लड़े जा रहे हैं वहाँ पे। 2015 से इनफैक्ट जंग वैसे होती 2002-3 से वो लड़ रहे हैं। फिर सीरिया की लड़ाई आप देख रहे हैं, सीरिया भी 2015 में जिस तरह से 43 ममालिक की एक फोर्स बनाई गई थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और उस पर चढ़ाई की गई थी, उसको भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, ये इजराइल सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये सीरिया जो था एक बेहतरीन पॉइंट था ईरान का लबनान से जोड़ने के लिए, हिज़्बुल्लाह को कनेक्ट करने के लिए और हमास को भी। तो इस दौरान देखिए जितनी जंगें हुई हैं उसमें सीज़ फायर होता रहा है जी। तो ये लर्निंग पॉइंट था ईरान का, वो सीख रहा था मुसलसल ये किस तरह से वादे करते हैं, उसके बाद फिर हमले करते हैं। आप लबनान में आप देख लें कि वहाँ पे 2000 में जंग हुई, उसके बाद सीज़ फायर हुआ। जो अरबों की कितनी 5-6 जंगें हुई हैं, तो चारों में जो पहले यानी कि 2000 से पहले जो जंगें हुई चारों में शिकस्त हुई है अरबों को, और हर जंग में उन्होंने अपना इलाका दिया इसराइल को, इसराइल ने कब्जा किया। लेकिन 2000 में भी हिज़्बुल्लाह ने जो जंग लड़ी है इसराइल को उसमें बेपनाह नुकसान पहुँचाया और बाकायदा 2006 की जो जंग की इसराइल ने तस्लीम दी कि कुछ शिकस्त हुई, जनूबी लबनान का जो इलाका है वो उसे छुड़वाया था। लेकिन हर जंग के बाद एक आर्जी लल सा एक आता था, उसके बाद दोबारा हमलावर होती थी। ये चीज़ आप देख लें हमास के साथ, जब भी वो जंग बंदी हुई लेकिन उसके बावजूद रोजाना फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, किसी जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। जो गजा बोर्ड भी बना हुआ है हालांकि, तो गजा की तो सीज़ फायर जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल में पेपर्स की हद तक है, सीज़ फायर है, लेकिन वहाँ भी हमले किए जा रहे हैं जी। बिल्कुल, ऐसे में ईरान क्यों कर लेगा? वो सारी जो प्रॉक्सीज जो कहते हैं उसकी प्रॉक्सीज हैं, तो ईरान उससे सीख रहा है। अच्छा, यही नहीं, फिर जो इजराइल और अमेरिका की जो प्रॉक्सीज हैं, अलकायदा और ये दाइश,
तो ये भी आप देख लें, इनसे भी ईरान ने लर्निंग की है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये तो बाकायदा तौर पे एक्शन फाइल के अंदर डिक्लेयर हो गई हैं अब तो, ये कि किस तरह से उसने सीरिया में भेजा, इराक में तबाह। अच्छा, एक और चीज़ देखें आप, जिस तरह से दाइश ने इराक में कत्लेआम किया था, लोगों को ज़बह किया था, लोगों को मारा था, मज़ारात को शहीद किया गया था, अंबिया की कब्रें उनकी तोड़ी गई थी। अच्छा, यही तरीक़े वारदात आप देख लें, ये इजराइलियों का भी यही तरीक़े वारदात है। वो किस तरह से शहीद कर रहा औरतों बच्चों को, और अमेरिका ने जिस तरह से तेहरान के मनाब स्कूल में 170 के करीब जो बच्चियों की नस्ल कुशी की है, वो एक ही तरीक़े वारदात है इनका। तो ईरान कैसे इनसे धोखा खाया गया? देखिए, आपने भी बार बार लफ्ज़ कह रही थी, ईरान कभी हारा नहीं। ईरान की जो तारीख़ है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी में कहें, डिप्लोमेसी कहें या मुज़ाकरात की जो मेज़ होती है, वहाँ से कभी वो लूज़र बन के नहीं उठा है। उसकी मिसाल आप ये ले लें, 2015 जुलाई में जो ईरान +5 जो आलमी ताकतों के साथ जो जौहरी मुआहिदा हुआ था, उसमें भी देखे ईरान ने अपने जो उनके जो एसिड से अनफ्रीज करने का वो कर लिया था, और जो पाबंदियाँ थी उनको भी ग्रेजुअली हटाया जा रहा था। लेकिन ट्रंप ने जो अपना पहला दौर इक़्तिदार था 2018 वाला, उसमें उससे विड्रॉ किया। तो ईरान के सामने ये सारी इनकी बदएतमादी की जो ट्रंप की जो मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने, उसमें कैसे वो धोखा खा जाएगा। उसको मालूम है कि आज अगर वो इत्तेहाद से मुराद है कि अमन मुआहिदा कर लेता है या अमेरिका के साथ, अगर कल अटैक होता है, जो ईरान के जो अपने अवाम हैं जिनकी खातिर वो सड़कों पे निकले हुए लोग बाहर आएंगे, अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, तो वो कल वही सवाल उठाएंगे, अंदर से तब्दीली आएगी। बेसिकली अमेरिका की और इजराइल की कोशिश ये है कि अंदर से एक इनकलाब आ जाए, क्योंकि वो आए थे रिजम चेंज करने के लिए, 2 से 3 दिन के उनके पास वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ईरान में तो रिजम चेंज नहीं हुआ। जो ईरान के जो इनकलाब ईरान के मुखालफिन थे, या जिनको ज़िद्द इनकलाब कहते हैं, लेकिन वो भी लोग सारे के सारे शामिल हो गए। फिर आज देखें जो इनके वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहते हैं कि 42,000 मुजाहिरीन मारे। भाई पहले एक इस पर इजमा कर लो, 42 मारे हैं, 32,000 मारे हैं, 18,000 मारे, 12,000 मारे। इसकी अगर तरतीब देखें, डोनाल्ड ट्रंप से लेके इनकी वाइट हाउस के तर्जुमान और मिनिस्टर तक की, सब में तजाद पाया जाता है। तो जब ऐसे इंसानों के एक बयान एक नहीं हो सकता, तो वो जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे, या जो जिन ममालिक की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, तो उस जो मुज़ाकरात है, जो मुआहिदा होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? असल ईरान का यही कहना है कि इस बार कोई जिम्मेदारी ले। अब जिम्मेदारी लेने वाला कौन होगा? लाजिम सी बात है कि सुपर पावर ही जिम्मेदारी ले सकती है ना, जी बिल्कुल, बाकी तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकता। तो यहाँ मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये अलबत्ता ये ज़रूर है, जंग के बादल मज़ीद सरिया होते जा रहे हैं, और इस बार जो जंग होगी वो हुर्मस के इर्द गिर्द इलाकों में जंग लड़ी जानी है, क्योंकि जो कई दहाइयों में पहली बार ऐसा हो रहा है, जो अमेरिका के 3 एक साथ जो बड़े बहरी बेड़े हैं, हजारों फौजियों और सैकड़ों तैयारों के साथ वो खित्ते में पहुंचने वाला है। इसीलिए जो ट्रंप ने जो कहा है कि अगले 3 दिन के दौरान ये फैसला हो जाना चाहिए। वैसे तो जो यानी कि डेडलाइन की लिमिट नहीं है, लेकिन 3 दिन का उन्होंने कहा है कि इसके अंदर फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही वो बहरी बेड़े यहाँ पे करीब में मशरिक़ वस्ता में पहुँच रहे हैं। तो हुर्मस वो रास्ता है कि ईरान की ये लाइफ लाइन है, मैं समझता हूँ ये किसी तौर भी वो नहीं छोड़ेगा। अब इसके बाद इंडोनेशिया ने भी सवाल उठा दिया है, जो उनका अपनाए मलाका है, उसने वहाँ पे शुरू हो गया है वो कि हम भी इसका टोल टैक्स लेंगे। तो बहरहाल दुनिया अब बदलती जा रही है। जो दुनिया पहले अमेरिका के कहने पे डांस किया करती थी, दिन हो तो दिन हो, रात हो तो रात हो, तमाम लोग अब वही वो है नेटो, जो 80 साल के बाद देखें, जो 32 ममालिक का जो इत्तेहाद है, वो उसके सामने खड़ा नहीं हो रहा। वो उसके सामने आके इनकार कर रहा है कि हम नहीं कर रहे। वो यही वजह है, बार बार ट्रंप हो या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हुर्मस खुलवाने में हमारा साथ दो, और कोई साथ नहीं आ रहा, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका जाहिर मुल्क है, इसने ईरान के साथ ज्यादती की है कि मुज़ाकरात में जब पेशरफ हो रही थी और उसी दौरान ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया है। तो ईरान ने इस तरह कंप्रोमाइज़ वो किसी तौर नहीं करेगा कि जब तक उसके तमाम जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते। जो उसके एसिड्स हैं वो कतर में हो, साउथ अफ्रीका में हो, साउथ कोरिया में हो, या अमेरिका के अंदर हो सारे, या बरतानिया में, वो सारे वो अनफ्रीज
करना चाहता है, उससे देखिए उससे फ़ायदा पूरे खित्ते को भी होगा। बदकिस्मती ये भी आप लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि बाद अरब ममालिक भी इसमें पूरा साथ दे रहे हैं उनका। और जैसे कर्नल साहब ने बात की थी कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो भी पड़ोसी हमारे अरब मुल्क की वजह से हुआ है। जो कराची के हालात अगर आप देखें, क्योंकि कराची को एक इंटरनेशनल सिटी बनना था, बदकिस्मती से यहाँ पे हालात ख़राब कराए गए। गवादर की मिसाल आप ले लें, वहाँ के हालात ख़राब कराए गए। और इसी तरह से पूरे बलूचिस्तान के जो हालात ख़राब कराए जा रहे हैं वो क्या है। अगर आप देखें इस दौर में जब से जंग शुरू हुई है उसमें गवादर की इंपॉर्टेंस देख लें आप, और कराची पोर्ट की इंपॉर्टेंस अगर आप देख लेते हैं तो इतना बिजनेस हो गया है पूरे साल में नहीं होता था। तो यही वो है, ईरान की जंग ख़त्म होती है तो इसका बेनिफिशरी मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान है। ईरान जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से ईरान का साथ दे रहा है, और ये दोनों मुल्क मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो पूरे खित्ते की और हमारी एक बेहतरी आएगी। क्योंकि हम गैस हमारे बॉर्डर पे पड़ी हुई है, सिर्फ पाबंदी की वजह से हम नहीं ला सकते। पेट्रोल देखिए, जब ईरान अमेरिका की ज़रूरत होती है तो वो मोदी को एक यानी कि छूट दे देता है कि पेट्रोल एक लिमिट के पेट्रोल लेके चला जाए, हमें नहीं मिलता। हम क्यों नहीं सस्ता पेट्रोल खरीद सकते हैं, हम पे क्यों पाबंदी लगाई। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ एक मुस्बत डेवलपमेंट होनी जारी है। ये जो हालात हैं, जो एक खुदसर घोड़ा था और जो एक यानी कि बदमाश साथी उसको कह लें कि वो कहता था कि मैं जो कहूँ वही होगा, लेकिन मैं अब ये देख रहा हूँ ऐसा हरगिज़ नहीं, ऐसा होता नहीं। आप देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक हो गया। पाबंदियां हो रही हैं और वो कमजोर होता जा रहा है और दीगर ममालिक वो मजबूत होते जा रहे हैं। अभी जो दौर आ रहा है, एक चीज और फिर आप कंटिन्यू करें, अभी जो दौर आ रहा है मैं समझता हूँ जो छोटे ममालिक हैं उनके परवान चढ़ने का दौर है, उनकी प्रोग्रेस होगी। जो तरक्की पजीर ममालिक है वो मैं समझता हूँ तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ये होता है कि मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, जब खुशहाली आती है तो वो अपर क्लास की तरफ जाते हैं। तो मैं इस जंग के जो गर्द जब बैठेगी तो मैं समझता हूँ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो ऊपर जाएंगे, उनकी अहमियत पहले से सर आपका पॉइंट आ गया। जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। कर्नल साहब, इस वक्त दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो इजरायली वज़ीर दिफा ने ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी दी है। कुछ इसी तरह की चीज़ हम पहले भी देख रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक पूरी सिविलाइजेशन उस रात ख़त्म हो जाएगी। वो रात याद है जब फिर सीज़ फायर हो गया था, तो पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए उसमें फिर बड़ी कोशिशें की थी। ये जो पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म करने की धमकियां दी जा रही हैं, पत्थर के ज़माने में फेंकने की बातें की जा रही हैं, इतना मसल है इजराइल का, क्या इतना रह गया है कि वो ईरान को पत्थर के ज़माने में फेंक दे? देखिए, ये बात ये है कि अभी तो हमने इजराइल और अमेरिकन को पत्थर के ज़माने में जाता देखा है, रेजीम चेंज उधर होते हुए देखे हैं। और एक चीज़ मैं और अर्ज़ करूँ, जो टीम अपनी कोर टीम इस वक्त वाइट हाउस में ट्रंप साहब को असिस्ट कर रही है, उसमें हमने बड़ी प्रोफेशनली देखने की कोशिश की कि ये क्या वजह है कि आए दिन कभी आर्मी चीफ को हटा दिया जाता है, कभी 12 जनरल रातों रात रिटायर हो जाते हैं, कभी अभी नज़ला नेवल चीफ पे। तो नज़र ये आया कि उनमें तो प्रोफेशनल तो शायद कोई भी नहीं है, वो तो कारोबारी हैं। वो है जिन्होंने इलेक्शन पे पैसा लगाया था, या वो है जो उनका सानी ला है। सही, बिल्कुल इस टीम से तो यही तो का, मगर मैं ट्रंप साहब को और पेंटागन को और तमाम को ये कहना चाहूँगा, देखिए अमेरिकन की इंटरेस्ट, अमेरिकन का एज ए सुपर पावर या एज ए पाकिस्तान के फ्रेंडली पावर जो हमें असिस्ट करे और सपोर्ट करे और इकोनॉमिकली आगे लेके चले, इसलिए हम चाहेंगे कि अमेरिका बिल्कुल ही ज़ीरो ना हो जाए, मगर उसमें कुछ थोड़ा सा रोल बाकी पेंटागन को और एजेंसीज को भी समझाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल दूसरी बात एक और है जी सर प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पे आ गया है। अब मैं ब्रिगेडियर साहब से लास्ट उनका कंक्लूडिंग नोट भी ले लूँ। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट 30 सेकंड्स हैं, क्या ईरान ट्रंप के सख्त रवैये को हद से ज़्यादा संजीदा ले रहा है, या हद से ज़्यादा संजीदा लेने का वो सही कदम है, या आपके ख्याल में कहीं ये गलती तो नहीं है? ज़रा शॉर्टली ज़रा ब्रिगेडियर साहब। मेरा ख्याल है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत सख्त मुकाबला है, ठीक है, और मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक, आने वाले दिनों में हालात किस कलर बहते हैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यही एक लास्ट चांस है, ये डिप्लोमेटिक
जो नेगोशिएशन है, जो टॉक्स चल रही हैं, जी, अगर खुदा न खास्ता ये कोलैप्स कर जाती है तो यकीनन बहुत तबाही आएगी अमेरिका के लिए भी, इन द सेंस उनके बेसिस है वहाँ पे इकोनॉमिकली अमेरिका के लिए, और फिर ईरान वाली बात है वो भी उनके यहाँ भी मजीद नुकसान होंगे जानी और माली, और फिर इसराइल जो आपको पता है उनको तो किसी इक्वेशन में लाना नहीं चाहिए, तो वैसे ही बड़ा गलीज मुल्क है जो इसका काम ही है। यानी कि इनको अभी मुज़ाकरात कामयाब होना करना ब्रिगेडियर साहब ज़रूरी है। अगर खुदा न खासा कोलैप्स कर जाते हैं तो मामला तबाही की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपने, कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपने, हुसैन नदीम रज़ा साहब आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के हक़ में तो बेहतर हो, तमाम मुस्लिम उम्मा के हक़ में बेहतर हो। बेशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।